नमस्कार जी, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने परिवार इन्फॉर्मेशन विद वीरेंद्र यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, कल हमने कहां तक पढ़ाया था भाई? कल हम थे कहां तक थे? तो भैया कल हम 1773 के रेगुलेटरी एक्ट पर चर्चा कर रहे थे और 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट या संशोधनात्मक अधिनियम पर चर्चा कर रहे थे। दोनों क्लियर थे? क्या क्या प्रावधान थे? 1773 मैंने बताया भैया आपको कि पहला प्रावधान क्या था। यहाँ से मोटी मोटी दो बातें कि सर हमें यहाँ से संसद का नियंत्रण की शुरुआत देखने को मिलती है और ये पूरी तरीके से कहाँ हो जाएगी? 1858 में जाकर के। और सर हमें यहाँ से शक्तियों का केंद्रीकरण की शुरुआत दिखाई दे रही है, लेकिन ये पूरी तरीके से कहाँ हो जाएगी? 1833 में जाकर के। ये मोटी मोटी दो बातें थी। और दोस्तों, फैक्चुअल डाटा में मैंने आपको बताया कि भैया बंगाल का जो गवर्नर था, इसको बना दिया गया था क्या? बंगाल का गवर्नर जनरल था कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स साहब थे। तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और इसकी सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद या एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया गया था, जिसमें 4 सदस्य थे दोस्तों। कौन कौन? प्ली फ्रांसिस, वॉरवेल, क्लेविंग और मॉनसन। और दोस्तों, बंबई प्रेसिडेंसी के गवर्नर और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया। इतनी बात देखी। और दोस्तों, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर ही 1774 में फोर्ट विलियम यानी कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश के साथ 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। इतनी बात। और दोस्तों, मैंने आपको बताया कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, इनके निजी व्यापार पर और इनके भारतीयों से उपहार लेने आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यहां तक चर्चा हुई। और भैया जो सीओडी जो संस्था थी, उसके सदस्य जो होते थे, 24 सदस्य थे उसमें, उनके कार्यकाल को बढ़ा करके 1 से 4 वर्ष कर दिया गया था। ये व्यवस्था थी। ऐसे दोस्तों, 1781 में संशोधनात्मक अधिनियम में मैंने आपको बताया कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से किसे बाहर किया गया? गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद को। दूसरी बात, राजस्व संबंधी मामले होंगे, उन्हें भी कहां कर दिया भैया? सुप्रीम कोर्ट के अधिकार से बाहर कर दिया। मतलब इन दोनों की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि भैया गवर्नर जनरल और कार्यकारी परिषद, कार्यपालिका अलग, न्यायपालिका अलग। मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की ओर किस अधिनियम ने कदम उठाया? तो किसने? 1781 के संशोधनात्मक अधिनियम ने कदम उठाया भैया। ये क्वेश्चन पूछा था नेट जेआरएफ में। आई समझ में? तो आज चर्चा करते हैं दोस्तों। अगला आता है हमारा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। किसका भैया? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है दोस्तों, देखिए सुनिए यहां से क्या काम हुए। तो भैया अब तक आप लोग जानते हैं कि भैया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी भैया। ठीक है जी, कोई बात ना। यहां से व्यवस्था ये कर देगी दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कामों को, व्यापारिक कार्यों को या ट्रेड रिलेटेड मामलों को, ट्रेड रिलेटेड जितने मामले होंगे या व्यापार से संबंधित जितने मामले होंगे उनको, और दोस्तों राजनीतिक मामलों को, राजनीतिक मामलों या राजनीतिक कार्यों, भैया मैंने बताया आपको
कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों को अलग किया गया और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया दोस्तों। और राजनीतिक कार्यों को करने के लिए दोस्तों, राजनीतिक कार्यों को करने के लिए एक नई संस्था का गठन किया गया जिसे कहा गया BOC। BOC मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर या दोस्तों नियंत्रक मंडल। क्या? नियंत्रक मंडल, जिसमें दोस्तों 6 सदस्य थे। कितने? 6 सदस्य थे। और इन 6 सदस्यों की नियुक्ति दोस्तों क्राउन द्वारा की जाती थी। किसके द्वारा? क्राउन या राजा द्वारा की जाती थी। किसके द्वारा भैया? राजा के द्वारा की जाती थी। कितनी बात कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों को और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग किया गया। और दोस्तों राजनीतिक कार्यों को करने के लिए एक नई संस्था बनाई गई जिसे कहा गया क्या? BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर या नियंत्रक मंडल, जिसमें दोस्तों 6 सदस्य थे। और इन 6 सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? तो भैया ब्रिटेन का राजा या क्राउन द्वारा इनकी नियुक्ति करी जाएगी दोस्तों। और व्यापारिक काम कौन करता था? तो भैया व्यापारिक काम कौन करता था? भैया वही COD करेगी। COD कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या दोस्तों निर्देशक मंडल, निर्देशक मंडल। ठीक है। इसमें कितने सदस्य हैं भैया? तो इसमें 24 सदस्य, इसमें 24 सदस्य। और ये भैया COD जो संस्था थी ये कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या थी? सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई थी। क्या थी भैया? सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई थी, सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी। इतनी बात में कोई दिक्कत ना है। दोबारा रिपीट करूं कि भैया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों को और राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया। ठीक है। और राजनीतिक कार्यों को करने के लिए एक BOC संस्था बनाई गई जिसे कहा गया क्या? नियंत्रक मंडल या बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जिसमें 6 सदस्य थे। और इन 6 सदस्यों की नियुक्ति क्राउन द्वारा की जाएगी, यानी ब्रिटेन के राजा द्वारा की जाएगी दोस्तों। ये व्यवस्था कर दी गई। और दोस्तों व्यापारिक कार्यों को करने के लिए पहले से ही मौजूदा संस्था हमारी COD जिसे कहा जा रहा है, इसमें 24 सदस्य हैं। जिसे COD मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसे निदेशक मंडल भी कह सकते हैं हिंदी में। ये दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी। इसका मतलब यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जितने भी कानून बना करके भेजती थी वो कौन भेजती थी? तो भैया COD ही कानून बनाया करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। और दोस्तों ये 6 सदस्य आते कहाँ से थे? तो भैया ये 6 सदस्य आएंगे इसमें से, ये 6 सदस्य आएंगे इसमें से, COD में से ही 6 सदस्य ले लेंगे हम। ये व्यवस्था थी। अब एक बात बता दोस्तों, आपको मोटे मोटे तौर पर यहाँ एक चीज नजर आ रही होगी, एक बात जरूर नजर आ रही होगी दोस्तों कि सर एक तरफ तो BOC के माध्यम से कहीं ना कहीं हमें क्राउन द्वारा शासन करते हुए नजर आ रहा है मामला, और सर दूसरी तरफ हमें नजर आ रहा है कि भैया COD शासन कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से। भैया एक तरफ COD काम कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, यानी COD शासन कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, और दोस्तों दूसरी तरफ क्राउन शासन कर रहे हैं किसके माध्यम से? BOC के माध्यम से। तो दोस्तों जहां 2 लोगों का शासन हो जाए, जहां कहीं भी 2 लोगों का शासन हो जाए तो वो कहाँ कहलाएगी? वो कहलाएगी भैया द्वैध शासन व्यवस्था। क्या कहलाएगी भैया? द्वैध शासन व्यवस्था। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में द्वैध शासन कब लगाया गया? तो भैया कब लगाया गया? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। कब भैया? यहां शुरुआत हुई भैया द्वैध शासन की शुरुआत हुई। किसकी भैया? द्वैध शासन की शुरुआत हुई। द्वैध शासन की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से मानी जाती है भैया। इतनी बात में किसी को दिक्कत न होनी चाहिए। ये था हमारा पहला प्रावधान यहां से। ठीक भाई। दूसरी बात दोस्तों, अब तक क्या था कि आप एक गवर्नर जनरल था, एक उसकी कार्यकारी परिषद थी, या उसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। आप लोग इतना तो जानते हैं भाई। इसमें कितने सदस्य थे? तो 4 थे। 4 थे ना थे? 73 में 4 थे। ठीक है भैया।
इस गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में सदस्य कितने थे? 4 थे। अब इसकी सदस्य संख्या को घटाकर 4 से 3 कर दिया गया दोस्तों। 4 से कितना कर दिया गया? 3 कर दिया गया। मतलब गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद की सदस्य संख्या को घटाकर 4 से 3 कर दिया गया। आई बात समझ में? और दोस्तों सुनिए, 1773 में एक काम किया गया था। हम लोगों ने कहा था उसे कि भाई यहाँ से केंद्रीकरण की शुरुआत हो रही है सर कहीं ना कहीं। तो हुआ काम था ये भैया, काम क्या हुआ था? ये हुआ था, देखिए कि एक था बंगाल भैया, बंगाल था। बंगाल में कौन था? गवर्नर जनरल था। इस बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया किसको भैया? बंबई के गवर्नर को और मद्रास के गवर्नर को। ठीक है, अधीन किया गया था दोस्तों। लेकिन ये कानून बना सकते थे, कानून का निर्माण ये कर सकते थे। 1773 में ये व्यवस्था थी दोस्तों। लेकिन दोस्तों 1784 में बंगाल के गवर्नर जनरल को और अधिकार दिया गया कि आप बंबई के गवर्नर और मद्रास के गवर्नरों को आदेश कर सकते हैं, निर्देशन कर सकते हैं, सुपरविजन कर सकते हैं इनका। मतलब कुल मिला के कहा जाए तो यहां तो केंद्रीकरण की शुरुआत हो रही थी और यहां थोड़ी सी और नकेल कसी जा रही थी। मतलब यहां शुरुआत हो रही 73 में और 84 में उस पर और ज्यादा नकेल कसी जा रही है। मतलब थोड़ा सा और मजबूत किया जा रहा है केंद्रीकरण को। आई समझ में? तो डायरेक्ट निर्देशन का, आदेश देने का, सुपरविजन करने का अधिकार दिया गया। तो मतलब केंद्रीकरण को और मजबूत किया गया। यहां से केंद्रीकरण को और मजबूत किया गया। क्या कहें भैया? केंद्रीकरण को मजबूत किया गया। क्या कहें भैया? केंद्रीकरण को मजबूत किया गया। केंद्रीकरण को मजबूत भैया किया गया। इतनी बात समझ में आई? और दोस्तों यहां से 1784 से एक काम और किया गया कि यदि कोई गलत काम कर देता था यहाँ का ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई कर्मचारी, अधिकारी, तो उसकी सुनवाई के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना करी गई। समझ रहे बात को? कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी यदि कोई गलत व्यवहार करते हैं भारत में आकर के, या गलत व्यापार करते हैं, कुछ भी गलत काम करते हैं, तो उनकी सुनवाई के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना करी गई। क्योंकि दोस्तों हम लोग तो इस लायक है ही नहीं भैया, हम लोग तो इस लायक है ही नहीं। इन लोगों ने हम लोगों को तो इस लायक समझा ही नहीं। तो ब्रिटेन में एक कोर्ट की स्थापना करी गई ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की सुनवाई के लिए। आई बात समझ में भैया? ब्रिटेन में कोर्ट या न्यायालय की स्थापना करी गई। किसके लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की सुनवाई के लिए। कर्मचारियों की सुनवाई के लिए भैया। इतनी बात में कोई दिक्कत ना होनी चाहिए 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट में। क्या कहा? मोटी मोटी बात है भैया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों से राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया और राजनीतिक कार्यों को करने के लिए एक नई संस्था बनाई गई जिसे कहा गया बीओसी, नियंत्रक मंडल या बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जिसमें 6 सदस्य थे और 6 सदस्यों की नियुक्ति क्राउन द्वारा की जाएगी। ये व्यवस्था कर दी गई। क्राउन मतलब राज्य द्वारा की जाएगी। और दोस्तों व्यापारिक कार्यों को सीओडी करती थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या निदेशक मंडल। ये दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी, जिसमें 24 सदस्य थे। तो दोस्तों एक तरफ राजा कर रहा है शासन बीओसी के माध्यम से दोस्तों, और दूसरी तरफ सीओडी कर रही है। किसका? सीओडी कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से। तो यहां कहीं ना कहीं द्वैध शासन लगाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में द्वैध शासन कब लगाया गया? 1784 में लगाया गया। और दोस्तों मैंने कहा बताया आपको कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में सदस्यों की संख्या को घटाकर 4 से 3 कर दिया गया। और दोस्तों केंद्रीकरण को और मजबूत किया गया। और मैंने आपको बताया कि भाई यहां से आपको देखने को मिलता है कि भैया
ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की सुनवाई के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना करी गई या इंग्लैंड में एक न्यायालय की स्थापना करी गई। इतनी मोटी मोटी बातें 1784 से आपको देखने को मिलती हैं। उसके बाद आता है भैया 1786 का चार्टर एक्ट। पहले इसे रफ कर देता हूं। दोस्तों आप लोग विश्वास बना के रहिएगा, गारंटी मैं लेता हूं इस बात की कि आपके दिमाग में संवैधानिक विकास या ऐतिहासिक विकास इस प्रकार से घुसा दूंगा कि आप मतलब जैसे और भी चीजें घुसती होंगी। आई बात समझ में? दोस्तों ये टीचरों की कमी रह जाती है कहीं ना कहीं कि सर वो इतना रामायण लिखवा देते हैं कि बस कुछ पूछो मत। भाई हमें केवल उस चीज़ से मतलब है जो केवल पेपर में आता है। हम उस चीज़ से मतलब क्या है जो भाई रामायण लिखवा रहे फालतू में तुम। दोस्तों मेरा जो डाटा है, जो मैं डाटा आपको दे रहा हूँ, ये डाटा दोस्तों किसी अच्छे लेवल में बैठ जाना पेपर में, जब मुझसे आकर कहना कि सर क्वेश्चन में दम निकला या आपके कंटेंट में दम निकला। सॉरी दोस्तों। तो अगला क्या है 1786 का चार्टर है। 84 के बाद 86 पहले ही लिखवा रखा है इसलिए मैंने, क्योंकि आपको पता चल जाए कि सर अगला कौन सा कराने वाले हैं। 1786 का चार्टर एक्ट। 1786 का चार्टर एक्ट। तो 1786 के चार्टर एक्ट में व्यवस्था ये करेगी दोस्तों कि आप जानते हैं कि भाई अब तक एक गवर्नर जनरल था, एक उसकी कार्यकारी परिषद है जिसमें दोस्तों कितने मेंबर हैं? 3 मेंबर हैं और एक गवर्नर जनरल है। ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आई कि भैया एक गवर्नर जनरल है और एक उसकी कार्यकारी परिषद है। तो 86 से ये व्यवस्था करेगी दोस्तों, यहां से गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया। देखिए अब तक क्या होता था भाई, 1773 में मैंने आपको बताया होगा कि भैया एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सलाह पर कौन कार्य करेगा? तो गवर्नर जनरल कार्य करेगा और इसकी सलाह पर ही कार्य करेगा। मतलब इसकी सलाह अधिकारी कहीं ना कहीं से, जैसा अभी होता है ना COM, अभी होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर ही राष्ट्रपति कार्य करते हैं। उस समय ये व्यवस्था थी कि कार्यकारी परिषद की सलाह पर ही गवर्नर जनरल कार्य किया करता था। तो भैया 1786 से इसे ये अधिकार दिया गया, इसे बच्चा ये अधिकार दिया गया, गवर्नर जनरल को कौन सा अधिकार दिया गया कि भैया ये आपातकालीन स्थिति में यानी इमरजेंसी कंडीशन में अपनी कार्यकारी परिषद के निर्णयों को अपने कार्यकारी परिषद के निर्णय को समाप्त करके अपने फैसले लागू कर सकता है। क्या कर सकता है? अपने फैसले लागू कर सकता है। आई बात समझ में कुछ? क्या कह रहा हूं मैं कि भैया गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि ये आपातकालीन स्थिति में या इमरजेंसी कंडीशन में अपनी कार्यकारी परिषद के निर्णयों को समाप्त करके अपने फैसले लागू कर सकता है। मतलब अब ये नहीं है कि भैया जो कार्यकारी परिषद ने कह दी वो इसे करना ही करना, नहीं, वो मतलब काम को मना भी कर सकता है या उसे निरस्त भी कर सकता है और अपने फैसले लागू कर सकता है। मतलब कहीं ना कहीं यदि कहा जाए तो गवर्नर जनरल को वीटो पावर दिया गया। यहाँ से क्या दिया गया? गवर्नर जनरल को भैया वीटो पावर दिया गया। गवर्नर जनरल को वीटो पावर दिया गया। वीटो का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज को रोक देना। क्या कर देना? किसी चीज को रोक देना दोस्तों, रोक देना।
वीटो के बारे में जब राष्ट्रपति पढ़ाएंगे, जब बताएंगे आर्टिकल 111 में वीटो पावर की चर्चा है राष्ट्रपति से संबंधित। ठीक है भैया। तो गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि भैया वो इमरजेंसी स्थिति में अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के निर्णय को त्याग करके या निरस्त करके अपने फैसले लागू कर सकता है। और दोस्तों और क्या काम किया गया यहाँ से, एक काम तो यही था मोटा मोटा। दूसरा काम ये था भैया कि गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां भी दी गई दोस्तों। किसकी? मुख्य सेनापति की शक्तियां भी दी गई। भैया मैं कह रहा हूं कि भैया मुख्य सेनापति को गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां भी दी गई। दोस्तों क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिसे मुख्य सेनापति की शक्तियां प्राप्त थीं? तो किसे? भैया ऑप्शन में होता है कॉर्नवालिस। कौन सा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन सा भैया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन भैया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इतनी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक भाई, ये तो व्यवस्था है 86 से आपकी 1786 के चार्टर एक्ट से। ये मोटे मोटे दो काम। अगली बात करते हैं 1793 के चार्टर एक्ट पर। 86 से कौन सा आएगा? 93। ठीक भैया। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और मित्रगण को जोड़ें और दोस्तों क्लासेस का आनंद उठाएं। पहली बार यूट्यूब के इतिहास में MN राज सर द्वारा आपको इंडियन पॉलिटी का फाउंडेशन दिया जा रहा है। और दोस्तों मेरी छोटी छोटी लगभग 15 से 17 मिनट की क्लासेस हरिपाल UPP मोटिवेशनल चैनल पर आएंगी, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे एग्जाम से संबंधित। फाउंडेशन हमारा इन्फॉर्मेशन विद वीरेंद्र चैनल पर चलेगा। और दोस्तों शॉर्ट जो क्लासेस होंगी मेरी 15-17 मिनट की, जो कि इस समय जो एग्ज़ाम चल रहे हैं या आगामी जो परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक पर, महत्वपूर्ण चैप्टर पर कुछ मेरी क्लासेस होंगी, वो आप लोग देखना ना भूलें। तो 1793 से देखते हैं क्या व्यवस्था करी गई। 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट। देखिए दोस्तों सुनिए, अब तक क्या था कि सर आप जानते हैं कि भैया 1784 के पिटसेंट एक्ट से सर एक BOC संस्था बनाई गई थी। BOC संस्था बनाई गई थी दोस्तों, जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर या दोस्तों नियंत्रक मंडल। ठीक, जिसमें दोस्तों कितने सदस्य थे? जिसमें भैया 6 सदस्य थे। ठीक है, 6 सदस्य थे। और इनकी नियुक्ति कौन करता था? तो भैया क्राउन द्वारा की जाती थी। ठीक है, जब दोस्तों इस संस्था का गठन हुआ 1784 में, उस समय ये जो 6 सदस्य थे, इनका वेतन दोस्तों, इनका वेतन इंग्लैंड के राजस्व पर भारित किया गया था। इंग्लैंड के राजस्व पर भारित किया गया था दोस्तों। लेकिन 1793 से क्या हुआ कि BOC जो संस्था है या नियंत्रक मंडल जो संस्था है, नियंत्रक मंडल के जो 6 सदस्य हैं, जिसके कितने सदस्य भैया? 6। इनके वेतन भत्ते, इनके वेतन भत्ते कहाँ कर दिए गए? इनके वेतन भत्ते भारतीय राजस्व पर भारित कर दिए गए। कहाँ कर दिए भैया? भारतीय राजस्व पर भारित कर दिए गए भैया। कितनी बात बताई मैंने कि भैया कि जब ये संस्था बनाई गई थी BOC, उस समय इसके जो 6 सदस्य हैं, इनकी सैलरी कहीं इंग्लैंड के राजस्व से दी जानी थी। लेकिन दोस्तों 1793 से कर दिया गया कि BOC की जो संस्था है या नियंत्रक मंडल जो है, इसमें जो 6 सदस्य हैं, इनके वेतन भत्ते या इनकी सैलरी भारतीय राजस्व से दी जाएगी। मतलब यही है।
भैया पहले इंग्लैंड पर थी, अब भारत से दी जाएगी, ये व्यवस्था कर दी गई दोस्तों। और यहाँ से एक बात और इम्पोर्टेंट है भाई कि अब तक क्या था, आप जानते हैं भैया एक गवर्नर जनरल था, एक उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। इतनी बात में तो कोई दिक्कत ना, आप जानते हैं कितने सदस्य हैं अब तक? अब तक 3 सदस्य हैं, क्योंकि 84 में 3 कर दिए गए हैं। ठीक है भैया, तो आ जाओ, देखो सुनो कि गवर्नर जनरल था, एक उसकी कार्यकारी परिषद थी। अब तक क्या होता था कि जो मुख्य सेनापति होता था वो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का सदस्य स्वतः ही बन जाता था। मेरी बात समझ रहे कि भैया अब तक जो मुख्य सेनापति होता था, मतलब 1793 से पहले तक गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का स्वतः सदस्य कौन बन जाता था? तो भैया मुख्य सेनापति बन जाता था। लेकिन 1793 से इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, और क्या कर दिया गया कि भैया मुख्य सेनापति के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में स्वतः ही सदस्य बनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो आई बात समझ में भैया कि जो मुख्य सेनापति था वो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में स्वतः सदस्य बन जाता था, लेकिन यहां से ये इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया भैया। आई बात समझ में 1793 तक। ठीक भैया, अगला क्या आता है 93 के बाद हमारा 1813 का चार्टर एक्ट। कि भैया 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। सुनिए दोस्तों, 1813 के चार्टर एक्ट के बहुत उद्देश्य थे दोस्तों। तो 1813 के चार्टर एक्ट इन ब्रिटिशर्सों को लगा कि भाई ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, मतलब भैया दोस्तों ये ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में गठित हो रही है और इसे व्यापारिक एकाधिकार दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं व्यापारिक एकाधिकार दिया जा रहा है दोस्तों। इस कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार दिया जा रहा है। और दोस्तों अब इस व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने की बारी थी। तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि भाई अब ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया जाए और जो भारत में जो ईसाई धर्म के लोग हैं, इन्हें जो ईसाई मिशनरियां हैं भारत में, इनको धर्म प्रचार प्रसार की अनुमति दी जाए दोस्तों। आई बात समझ में कि भैया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त किया जाए और भारत में जो ईसाई मिशनरियां हैं उनको धर्म प्रचार प्रसार की अनुमति दी जाए दोस्तों। आई बात समझ में। और अन्य जो यूरोप के जो लोग हैं, अन्य जो यूरोप के लोग हैं या अन्य जो यूरोप की कंपनियां हैं, उनको भारत में आमंत्रित किया जाए, व्यापार व्यवसाय करने के लिए। भैया आप आइए, व्यापार कीजिए भारत में आकर के। ये उद्देश्य थे दोस्तों इस चार्टर एक्ट के। तो क्या क्या उद्देश्य थे? नंबर 1 कि भैया ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार प्रसार का अधिकार दिया गया।
पहली बात कि ईसाई मिशनरियाँ जो है भारत में, उनको अपने धर्म प्रचार प्रसार का अनुमति दी गई या अधिकार दिया गया। दूसरी बात कि भैया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, कंपनी के एकाधिकार को भैया समाप्त किया गया। क्या किया गया भैया? कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया। लेकिन दोस्तों, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त तो किया गया भैया, लेकिन भैया ये व्यवस्था कर दी गई कि अभी चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, और भैया चाय का व्यापार, चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार अभी ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। अगले 20 सालों तक। कौन सी व्यवस्था करी गई कि भैया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त तो किया गया, लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, इन दो अधिकारों को भी व्यापारिक एकाधिकार इसका रहने दिया गया कि भैया अगले 20 सालों तक अभी इन दोनों व्यापारों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार रहेगा। मतलब इन दोनों को और कोई कंपनी काम नहीं कर सकती, कोई व्यापार नहीं कर सकती इन दोनों से संबंधित अगले 20 सालों तक। अगले 20 साल मतलब 1813 है तो कब आएगा? 33 में। मतलब 13 के बाद 33 में 20 साल, फिर 20 साल जोड़ो 53, मतलब अब 20-20 साल पे कानून आएंगे। क्या आएंगे? अब 20-20 साल पे कानून आएंगे। तो कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया, लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार के अधिकार को छोड़कर। ये व्यवस्था कब तक चलेगी? अगले 20 सालों तक व्यवस्था चलेगी। आई बात समझ? ठीक है। और दोस्तों तीसरे नंबर की बात कि भारतीयों की शिक्षा पर, दोस्तों भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान आया। लाया गया। क्या भैया? तीसरी बात कौन सी कि भैया भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपया प्रति वर्ष खर्च किया जाएगा। ये व्यवस्था कर दी गई 1813 के चार्टर एक्ट में। और कौन सी व्यवस्था थी भैया? मैंने बताया था आपको कि ये ब्रिटिशर्स चाहते थे या इंग्लैंड वाले चाहते थे कि भाई अब यूरोप से भी अन्य कंपनियां आए, क्योंकि भैया व्यापारिक अधिकार खत्म हो गया है केवल 2 क्षेत्रों को छोड़कर, क्योंकि व्यापार भी होना है तो अन्य कंपनियां आए, लोग आए, व्यापार व्यवसाय करें भारत में। तो भैया आप आइए, व्यापार व्यवसाय कीजिए, लेकिन दोस्तों लाइसेंस लेने के बाद, पहले आपको लाइसेंस लेना होगा, उसके बाद आपको व्यापार व्यवसाय करना होगा। तो दोस्तों यहाँ से नंबर 4 देखें तो हम यहाँ से लाइसेंसी व्यवस्था की शुरुआत करेंगे। दोस्तों लाइसेंसी व्यवस्था की शुरुआत की गई। दोस्तों कहीं ना कहीं शुरुआत की गई कि भैया अन्य यूरोपीय लोग हैं या अन्य यूरोप की कंपनियां हैं, वो आइए भारत में व्यापार कीजिए, लेकिन दोस्तों लाइसेंस लेने के बाद। तो लाइसेंसी व्यवस्था की भी शुरुआत करी गई कहीं ना कहीं। आई बात समझ में? क्या क्या बात करेगी 1813 से? तो भैया ईसाई मिशनरियाँ जो हैं उन्हें भारत में धर्म प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई। दूसरी बात, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया, लेकिन दोस्तों चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार को छोड़कर और कब तक? अगले 20 सालों तक ईस्ट इंडिया कंपनी ही इन 2 व्यापारों को करेगी। ये व्यवस्था कर दी गई। लेकिन दोस्तों अगली बात, भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपया प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान आया। चौथी बात, लाइसेंसी व्यवस्था की शुरुआत करी गई। यहाँ से 1 लाख रुपया वाला जो क्वेश्चन है, ये 1 लाख रुपया प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान आया, ये क्वेश्चन। और दोस्तों सॉरी दोस्तों,
और कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया, ये वाला क्वेश्चन। और ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई। ये 3 क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा घूमते हैं और 2 तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, कंपनी के एकाधिकार वाला और चीन के साथ व्यापार वाला, मतलब कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया और भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए वाला। ये 2 क्वेश्चन दोस्तों कई बार और अच्छे लेवल के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है भैया, आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ज़्यादा देर की क्लास में दोस्तों यहाँ थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है, तो मैं चाहता हूँ कि अगली क्लास कल दे दी जाए और कल आपको और आनंद उठाना। और दोस्तों टेस्ट पेपर लगाया करें, आप जो भी आपके पास बुक हो तो उस पर टेस्ट पेपर लगाया करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलता हूँ आपसे कल। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय हिंद।